Yes, good evening. Very good evening, very good evening. तो आज जो टॉपिक है भाई, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट खत्म हो गया। उम्मीद है कि काफी आसान सा लगा होगा, कुछ मुश्किल ऐसा है नहीं। आज हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है। फार्मासिस्ट हो इसलिए तो जरूरी है ही है, प्लस अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपको वैसे भी पता होना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना, कि कहाँ पे किस चीज का डाइजेशन होता है, किस जगह पे कौन सा ऑर्गन है, ठीक, कौन सा ऑर्गन का कितना वेट है, किस साइड पे होता है। तभी तो अगर यहाँ पे दर्द हो रहा है तो पता चलेगा क्या है, यहाँ पे दर्द हो रहा है तो पता चलेगा क्या है, एसिडिटी अगर हो रही है तो पता चलेगा कि क्या हो रही है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में वैसे भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है। बाकी भाई फार्मेसी में है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में है, तो उसके लिए तो जरूरी है ही पढ़ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो देखो भाई, ये तुम्हारा स्टमक है। मैंने उस दिन तुमसे कहा था, है ना। अरुण, क्या पूछना चाहते थे तुम? देख लो भाई, ये तुम्हारा स्टमक है। जैसे मैंने कहा था ना कि ये क्या है, ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग। इस तरीके से आपके पेट में स्टमक काम करता है कि जब भी खाना खाओ, खाना खा के किसी के पेट में अपना कान लगाओ तो कुछ आवाज सी आती है, चर्निंग सी आवाज आती है। क्यों? क्योंकि पेट के अंदर जब खाना जाता है तो ये राइट इस तरीके से काम करता है, इस तरीके से काम करता है। ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक की बड़ी अहम भूमिका है। ठीक, चलो। अगर फूड फूड क्यों हम लेते हैं? हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल, जैसे गाड़ी में पेट्रोल और मोबिल ऑयल यूज किया जाता है ना गाड़ी चलाने के लिए, उसी तरीके से हमारे लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी बनाने के लिए फ्यूल चाहिए, तो वो फ्यूल क्या है? खाना है। जब आप खाना खाते हो तो बॉडी उसको डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी प्राप्त करती है। ठीक है, यानी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फ्यूल की, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो हमें कहां से मिलती है? फूड से मिलती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट करता है फूड को, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में। भाई कोई भी चीज है सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म बोले तो जैसे तुमने प्रोटीन खाया, प्रोटीन, दालें खाई, दाल में क्या है? प्रोटीन है ना। तो प्रोटीन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज अमीनो एसिड, है ना, अमीनो एसिड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अगर तुम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, कहते ना कार्ब्स खा रहे हैं, कार्ब्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। फैट खा रहे हो, है ना, यानी लिपिड खा रहे हो, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। याद रहे कि प्रोटीन जब तक डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड नहीं बनेगा तब तक वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर मान लिया कोई प्रोटीन तुमने खाया, वो प्रोटीन डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड नहीं बना, तो फिर वो प्रोटीन आपके ब्लड में नहीं जाएगा। वो सुबह भाई अनडाइजेस्टेड फॉर्म में, पॉटी के फॉर्म में आपके शरीर से बाहर चला जाएगा। राइट, वो ब्लड में बिल्कुल नहीं जाएगा। ब्लड में कौन जाएगा? जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, कार्बोहाइड्रेट खाया, जब तक वो ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा तब तक वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। यही काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको ब्रेक डाउन करके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देना। और तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन के लिए बॉडी में केमिकल और मैकेनिकल दोनों तरीके के प्रोसेस होते हैं। मैकेनिकल एंड केमिकल दोनों तरीके के प्रोसेस होते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस आपके माउथ से शुरू होता है। माउथ से कुछ भी खाते हो तो भाई
ये तुम्हारा मुंह क्या एक तरह से मशीन है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। दांत क्या है, उसको काटते फाड़ते और छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। तो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर सलाइवा उसके साथ केमिकल डाइजेशन करती है। भाई सलाइवा में क्या एमाइलेज होता है, कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो आपके माउथ से स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट का, भाई बॉडी में किसी भी चीज का डाइजेशन में सबसे पहले जो डाइजेशन है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके मुंह से शुरू हो जाता है, ठीक है। मुंह से स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन आपके मुंह में भी होता है और आपके स्टमक में। बाकी स्टमक के बाद अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाली केमिकल डाइजेशन। याद रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन भर याद रहने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से हर छोटी छोटी चीज को समझना, और कोई भी अगर डाउट हो तो चीजें पूछ लेना, ठीक है, तो जवाब दिया जाएगा। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक तरह से मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस माउथ में, भाई दांत इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। पेट के अंदर ये जैसे घर में मसाले होते हैं तो ग्राइंडर में, ग्राइंडिंग मशीन में चलाते हैं ना, ग्राइंडिंग मशीन में उसको छोटा करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो उसी तरीके से उसको छोटा करते हैं। क्लियर? तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटा टुकड़ों में करके इसको करते हैं ना। तो केमिकल डाइजेशन में बड़ी सी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये क्या हुआ, मैकेनिकल डाइजेशन। और फिर इसके ऊपर केमिकल, इसके ऊपर क्या, जो एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो क्या करते हैं, वो इसके ऊपर रिएक्ट करके इसको, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन करते हैं, और केमिकल रिएक्शन करके इसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक। क्लियर है? ठीक। तो मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल, या बायोकेमिकल की जगह पर अगर कहीं केमिकल डाइजेशन हो तो वो भी सही होगा। मैकेनिकल डाइजेशन इन्वॉल्व द फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फिजिकली यानी छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेकडाउन जो होता है। जैसे माउथ में क्या होता है, टीथ, टंग और पैलेट यानी तलवा, है ना, नीचे की तरफ वाला, इनकी मदद से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है। इसोफेगस में पेरिस्टेलिसिस होती है, मींस किसी तरह का कोई भी डाइजेशन आपके इसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, खाने की नली बोलते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाइजेशन फूड पाइप में नहीं होता, ठीक है, किसी भी तरह। वहां पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ खाना, भाई ये तुम्हारा आगे की तरफ ट्रैकिया है और पीछे की तरफ फूड पाइप है। तुमने खाना खाया, है ना, मुंह के अंदर ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। उसके बाद यहां से सिर्फ फूड नीचे आता है, यहां से फूड सिर्फ नीचे आता है, यहां पर किसी तरह का कोई डाइजेशन फूड पाइप में नहीं होता। ये सिर्फ एक ट्रैक है जो क्या करता है, माउथ से फूड को स्टमक तक लेके जाता है। तो इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं। इसमें जो मूवमेंट होता है इसको पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट को ऐसे होता है, एकदम से ऐसा नहीं कि यहां से खाना उठा और यहां पे एकदम से झम से गिर गया, उस तरह से नहीं होता। यहां पे मसल्स होती हैं, तो क्या करती हैं, फूड को पकड़ती हैं, फिर छोड़ती हैं, फिर नीचे वाली पकड़ती हैं, फिर छोड़ती, पकड़ती, छोड़ती, पकड़ती, छोड़ती। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो जो फूड है वो धीरे धीरे करके आपके स्टमक में आता है। इसी मूवमेंट को पेरिस्टेलिसिस बोलते हैं, इसी मूवमेंट को पेरिस्टेलिसिस बोलते हैं, ठीक है। स्टमक कैसा है, मस्कुलर चर्निंग होती है, मस्कुलर चर्निंग, जैसे ग्राइंडिंग मशीन चलती है, जैसे मैंने दिखाया ना, ग्राइंडिंग मशीन, मस्कुलर चर्निंग, इसको और छोटा छोटा तोड़ने में मदद करती है।
फिर उसके बाद जब एकदम छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं तो फिर इस पे केमिकल रिएक्शन होती है। इसीलिए पहले से कहा जाता था, एक कहावत थी, बुजुर्ग लोग कहते थे, खाने को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। सुना है? खाने को पीना चाहिए, पीना इन द सेंस कि उसको इतना ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में, कहते ना, हर बाइट को कम से कम 32 बार मुंह में चबाना चाहिए। हर बाइट को 32 बार मुंह में चबाना चाहिए। देखो 32 बार में वो एकदम कैसी लुगदी टाइप की हो जाएगी, एकदम लिक्विड हो जाएगा, उसके बाद उसको निकल जाओ। तो मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो आपके मुंह में ही हो जाएगा। और दूसरा, उसके बाद वो जो फूड है पेट में जब जाएगा तो पेट में स्टमक को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इनडाइजेशन कब होता है? जब जल्दी जल्दी ठूस लेते हो, मतलब मुंह में डाइजेशन का मौका ही नहीं मिला, कुछ नहीं छोटा हुआ। अब तुम देखो, बिना छोटा टुकड़ा हुए वो डाइजेस्ट तो होगा नहीं, बिना छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हुए। तो चाहे तुम उसको मुंह से मेहनत करके खुद से छोटा कर दो या पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो पेट की मेहनत कम कर दोगे तो डाइजेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं मुंह से बहुत आराम से धीरे धीरे खाने को पियो और पानी को खाओ। पानी को कभी भी एक साथ नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पेट के अंदर क्या होता है? आपके पेट के अंदर एसिड होता है, राइट। खाने, भाई पानी को, पानी कैसा है? पानी बेसिक मीडियम है, तो थोड़ा थोड़ा करके एक एक सिप पानी लेना चाहिए ताकि आपकी सारी टेस्ट बड से होते हुए पानी अंदर जाए। कुछ लोग तो टेस्ट बड का कांटेक्ट नहीं, सीधे मुंह खोलते हैं और पूरी पूरी बॉटल अंदर, तो ये तरीका नहीं होता है, राइट। तो केमिकल, अब अच्छा, जब चर्निंग हो गई, जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो फिर क्या होता है? केमिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन, अब केमिकल डाइजेशन में जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। मींस जैसे प्रोटीन गया, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो आपके कहां से शुरू होता है? पेट से शुरू होता है, ठीक है। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, क्योंकि पेट के अंदर क्या होता है? पेट के अंदर एसिडिक, कैसा होता है? पेट का पीएच एसिडिक पीएच होता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग पीएच, क्योंकि पेट में HCl होता है। और इसमें जो प्रोटीन के डाइजेशन करने के लिए एंजाइम होता है, दैट इज पेप्सिन एंजाइम। देखो, एक ब्रीफ में एक छोटी सी चीज समझ लो जिसको दिमाग में रखना। जब मैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा हूं तो ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए कि कौन सा एंजाइम कहां पे मिलता है और उसका काम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है ना। किसका? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां पे होगा? सबसे पहले माउथ में होगा। माउथ में क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज होता है। क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज, है ना। सलाइवरी एमाइलेज है नहीं, यानी एमाइलेज जो है वो माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू करता है। उसके बाद पेट में किसी तरह का इसका डाइजेशन नहीं होता। फिर कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट हुआ वो कहां पे पहुंचा? पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है। क्या होता है? पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, जो किसमें? फर्दर ग्लूकोज में तोड़ देता है और एब्जॉर्ब हो जाता है। ये बात रही कार्बोहाइड्रेट की। वहीं पे फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, प्रोटीन पे, ठीक है। प्रोटीन की बात करते हैं, ठीक। प्रोटीन ये स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ये कहां पे है? माउथ में है, ठीक है। प्रोटीन का जो डाइजेशन है ये स्टार्ट होता है स्टमक से। कहां से? स्टमक से। स्टमक में इसको डाइजेस्ट करने के लिए होता है पेप्सिन। क्या होता है? पेप्सिन डाइजेस्ट करता है किसको? प्रोटीन को, ठीक। इसके बाद ये पहुंचता है कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है, जो इसको अमीनो एसिड में ब्रेक कर देता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है लिपिड। तीसरे नंबर पे आता है लिपिड, ठीक है।
यस, लिपिड क्या काम करता है भाई? लिपिड ध्यान से देखो, लिपिड का ना तो पेट में कोई डाइजेशन होता है ना मुंह में कोई डाइजेशन होता है, सीधे डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें क्या होता है? लाइपेज होता है। कौन सा लाइपेज? पैंक्रियाटिक लाइपेज। पैंक्रियाटिक लाइपेज प्लस बाइल। बाइल कहां से? लीवर सिंथेसिस करता है और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है। ठीक है, बाइल क्या होता है? ये बेसिकली जो कोलेस्टेरॉल होता है उसके डिग्रेडेशन से बनता है बाइल जूस। सिंथेसिस होता है लीवर में और स्टोर होके कॉन्सेंट्रेट होता जाके कहां पे? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम डिओडिनम बोलते हैं, वहां पर रिलीज होता है, राइट। तो बाइल जूस और पैंक्रियाटिक लाइपेज की मदद से लिपिड का डाइजेशन होता है। तो मेजर जो डाइजेशन हमारे शरीर में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से शुरू होता है, माउथ में एमाइलेज, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक एमाइलेज। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में शुरू होता है, मुंह में कुछ नहीं होता, यहां पेप्सिन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन होता है। लिपिड का डाइजेशन सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये बाइल की मदद से है ना। तो क्यों होता है, कैसे होता है बाइल से, वो हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। यहां एक ब्रीफ आइडिया, एंजाइम्स, केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से एंजाइम। तो जहां पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा वहां एमाइलेज होगा, जहां प्रोटीन का डाइजेशन हुआ होगा वहां पेप्सिन और ट्रिप्सिन होगा, जहां पे फैट या लिपिड का डाइजेशन होगा वहां पर लाइपेज और बाइल होगा। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर? विशाल पाठक, क्लियर हो? बताओ, इसमें जो भी चीजें मैंने बताई वो चीजें क्लियर हैं या कोई डाउट है? डाउट हो तो इमीडिएटली पूछो, है ना। और ये चीजें लिख भी लेना, ये चीजें अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से शुरू होता है, मुंह में होता है एमाइलेज, सलाइवा के साथ मिला हुआ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, फिर उसके बाद पेट में कोई डाइजेशन नहीं होता, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में आता है, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में आता है, वहां पर पैंक्रियाज से रिलीज होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जो इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में तोड़ देता है। उसका दूसरे नंबर पे भाई प्रोटीन है। प्रोटीन का डाइजेशन कहीं नहीं होता, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में, यानी माउथ में नहीं, स्टमक से शुरू होता है। स्टमक में एसिडिक पीएच होता है, कैसा? एसिडिक पीएच लगभग 2 से 3 तक। ठीक है, यहां पर पेप्सिन इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। बचा हुआ जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक होता है, यानी 7 से ज्यादा होता है। यहां पर ट्रिप्सिन होता है जो इसको सबसे सिंपलर फॉर्म अमीनो एसिड में तोड़ देता है। उसके बाद लिपिड की बात किया जाए, लिपिड ना तो माउथ में डाइजेस्ट होता है ना तो स्टमक में होता है। कहां डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां पे पैंक्रियास रिलीज होता है पैंक्रियाटिक लाइपेज। याद रहे, कहीं पर भी लाइपेज दिख जाए इट मींस फैट या लिपिड का डाइजेशन होगा। ठीक, क्लियर है ना। पेपर में कैसे लिखना है टॉपिक पूरा पढ़ लो, फिर मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाए उनको तुम्हें कैसे लिखना है किन हेडिंग के साथ वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। ये चीजें बिना इनके भाई डाइजेशन किसका हो रहा है ये तो तुमको पता रहे। अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ होगा? माउथ में होगा। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। प्रोटीन भाई पेट में डाइजेशन शुरू हो रहा है, फिर कहोगे मुंह में क्यों नहीं हो रहा? अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम आगे पढ़ने में मजा आएगी। ठीक है, यस, ये उसी का हिंदी है जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये उसी का हिंदी पोर्शन है। ठीक, अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेसिकली, है ना, वो तुम्हारा कहां से? माउथ से स्टार्ट होता है, यानी ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी से शुरू होता है। ओरल कैविटी यानी माउथ से। माउथ के बाद एक कॉमन स्पेस होता है काहे के लिए? एयर एंड फूड के लिए। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसके पहले पढ़ाया तो मैंने फेरिंग्स के बारे में आपको बताया है ना। तो खाना तुमने खाया माउथ में, फिर फेरिंग्स में पहुंचा, फिर फेरिंग्स से फूड पाइप में पहुंचा जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, यहां से सीधा पेट में पहुंच जाता है। ठीक है, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पहुंचा? लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन, और साथ में कुछ एक्सेसरी ग्लैंड भी होती हैं। एक्सेसरी ग्लैंड मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट तो नहीं है लेकिन सपोर्ट करती हैं। जैसे 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 लीवर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। गॉल ब्लैडर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है लेकिन फैट के डाइजेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, वो उनको हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल। एक्सेसरी ग्लैंड में लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। पहले पार्ट को डियोडिनम बोलते हैं, दूसरे पार्ट को जिजनम बोलते हैं, तीसरे पार्ट को इलियम बोलते हैं। राइट, क्या बोलते हैं? डीजेआई। जैसे डीजे नाइट्स होते हैं ना, वैसे डीजेआई, है ना, डीजेआई। अरुण, बाइल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी हम जब फैट का डाइजेशन बताएंगे ना तो बाइल को डिटेल में समझाएंगे ना, तो बाइल वहां समझ में आ जाएगा। ठीक, अक्सर किसी के गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, सुना होगा तुमने कि स्टोन हो गया गॉल ब्लैडर में, तो उसका ऑपरेशन नहीं होता गॉल ब्लैडर का, पूरा पूरा गॉल ब्लैडर निकाल देते हैं। और जब निकाल देते तो डॉक्टर कहते तला भुना कम खाना। तला भुना कम क्यों खाना? क्योंकि तला भुना मतलब लिपिड, ऑयली चीजें। ऑयली चीजें क्या होती हैं? फैट होती है, लिपिड होती हैं, है ना भाई। ज्यादा फ्राइड चीजें खाई तुमने, तेल, घी, बटर, है ना, इसमें सब तड़का लगाया हुआ, तो क्या होता है? ऑयली चीजें तुमने ज्यादा खा ली। तो ऑयली चीजें खाने का मतलब लिपिड ज्यादा खा रहे हो। और लिपिड का डाइजेशन किसकी मदद से होता है? बाइल की मदद से। गॉल ब्लैडर बचा नहीं तो बाइल आया नहीं, और जब बाइल आया नहीं तो फैट का डाइजेशन मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए, है ना, तो बाइल डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब लिपिड डाइजेशन होगा। ठीक है, तो भाई डीजेआई, डियोडिनम, जिजनम, इलियम। ठीक, ये क्या है? एलिमेंट्री स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। फिर लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम कोलन रेक्टम, सीकम कोलन रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, यहां पे किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में। मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो डियोडिनम में होता है ना, और उसके बाद जिजनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ पानी और कुछ मिनरल्स होते हैं, है ना, पानी और कुछ मिनरल्स होते हैं, सिर्फ उनका डाइजेशन होता है। ठीक है, सॉरी, उनका सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ नहीं। क्लियर? चलो भाई, अब एक एक करके डिस्कशन करेंगे हम एक एक पार्ट का। सबसे पहले बात करेंगे माउथ की, बक्कल कैविटी, है ना, काहे की बात करेंगे? ठीक है, बक्कल कैविटी, है ना। बक्कल कैविटी मतलब फूड स्टार्ट करता है अपनी जर्नी कहां से? ओरल कैविटी या माउथ से। तो ये जो माउथ खोलो तो जो जो दिखता है दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। तो क्या दिखेंगे? सबसे पहले बत्तीसी दिखेगी। बत्तीसी बोले तो सबसे पहले दांत दिखेंगे। तो दांत काहे के लिए हैं? जो कुछ तुम खाते हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए, यानी मैकेनिकल डाइजेशन के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए। उसके बाद टंग होती है, जबान। जबान काहे के लिए है? जबान जो सलाइवा निकलती है ना, उस सलाइवा में फूड को मिक्स करने के लिए, ठीक है, मिक्स कर देती है। और जिसकी वजह से जो सलाइवा है, सलाइवा में क्या है? एमाइलेज है। क्या है? एमाइलेज है, जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को करती है। किसको? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को। उसके बाद लास्ट में पार्ट आता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक पंखे की जैसा स्ट्रक्चर है। इसके बारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था, याद हो अगर तो, ना, कि जब तुम खाना खाते हो तो देखा होगा ये तुम्हारी ट्रैकिया हो गई, यानी विंड पाइप, ये आगे दिखती है। इसी के पीछे की तरफ फूड पाइप होती है। जब तुमने खाना खाया तो जो एपिग्लॉटिस है ये फूड पाइप को ढक लेता है। किसको? विंड पाइप को, सॉरी, है ना, विंड पाइप को यानी ट्रैकिया को ढक लेता है, जिससे कि खाना विंड पाइप में ना जाके कहां चला जाए? फूड पाइप में चला जाए, है ना। तो एपिग्लॉटिस इसको ढकने का काम करता है। ठीक, एपिग्लॉटिस इसको ढकने का, यानी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बैक द थ्रोट क्लोजेस ओवर द ट्रैकिया प्रिवेंटिंग द फूड इंटरिंग इट, है ना। ये फेरिंग्स के जस्ट नीचे होती है। क्लियर है ना? एपिग्लॉटिस इज क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं बत्तीसी की। हाँ, बत्तीसी कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन दांत पे। दांत पे, तो दांत में भाई देख लो, ऐसे होते तुम्हारे दांत। ये है तुम्हारे दांत का स्ट्रक्चर भाई। कहते हैं कि जितना दांत दिखते हैं उससे ज्यादा दांत
तुम्हारे अंदर जड़ों में होते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा जड़ों में होते हैं। भाई देखा जाए तो ये इतना पोर्शन तो तुम्हारा नीचे ही है ना, इतना पोर्शन, और खाली ये पोर्शन तुम्हारा दिखता है। ऊपर जो सफेदी चमकती है ये क्राउन है। क्या है? इसको क्राउन, जैसे राजा नहीं, राजा मुकुट पहनते थे तो क्या बोलते हैं? क्राउन। तो दांत ये है, ये क्या है? क्राउन है। टीथ तो यही है तुम्हारा, ये असली आइटम तो तुम्हारा ये है, ये जो मैंने रेड से भी ड्रॉ किया ना, असली आइटम तुम्हारा ये है। बाकी सब तो प्रोटेक्टिंग लेयर है ना, सीमेंट वगैरह है ताकि दीवार मजबूत रहे। तो ये ऊपर से क्राउन पहना दिया गया कि दांत सुंदर दिखे और मजबूती के लिए। काहे के लिए? इसीलिए बना है इनेमल का, हार्डेस्ट मटेरियल इनेमल का बना हुआ है, ठीक है। इनेमल के बाद अंदर सीमेंट है, उसके बाद भाई पहले तो मजबूत लेयर उसकी हो गई, फिर ये सीमेंट है, सीमेंट लगा दी गई जिसको हम डेंटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटिन बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारा ये दांत है, दांत के अंदर पल्प कैविटी है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह आती हैं। अक्सर तुमने देखा होगा कि दांत में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, है ना, दांत में प्रॉब्लम्स। तो क्या हुआ भाई, अब जैसे सपोज करो कि तुमने कुछ खाया, ऐसी चीज खाई, है ना, बैक्टीरिया वगैरह लग गए, दांत की साफ सफाई नहीं हुई, XYZ बहुत सारे रीजन होते हैं। तुम्हारा जो इनेमल है वो कहीं से हल्का सा टूट गया, और जब टूट गया तो उसके अंदर से कीड़े लग जाते, कहते हैं ना दांत में कीड़े लग जाते हैं। कीड़े लगे, जैसे चूहे होते, दीमक होते ना, खोदने का काम होता है, वैसे ही कीड़े लगते लगते दांत को सड़ाने लगते हैं। दांत सड़ते सड़ते जब तक यहां तक है तब तक तो कोई बात नहीं, फिर इनेमल से अंदर आ गए, तुम्हारा ये जो सीमेंट है यहां तक भी, इसको भी उन्होंने क्रैक कर दिया, इससे भी दिक्कत नहीं। लेकिन जब सीमेंट पूरी तरीके से इसको भी सड़ा देते हैं और टच अगर इस पल्प कैविटी में करने लगता है तब आपको झंझनाहट होने लगती है। भाई सीधी सी बात है ना, ये तो नर्व हैं, सारी की सारी नर्व हैं जहां पे सेंसेशन है। उस वक्त फिर गर्म खाओ चाहे ठंडा खाओ, गर्म ठंडा कुछ भी नर्व के सीधे कांटेक्ट में आएगा तो क्या करता है? झंझनाहट एकदम, है ना। और फिर डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर क्या कहेगा? रूट कैनाल करा लो। तो रूट कैनाल करा लो, ठीक हो जाएगा। तो रूट कैनाल में क्या करते हैं? रूट कैनाल में ये जो नसें तुम्हारी है ना, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, ड्रिल कर करके इसके अंदर से ड्रिल कर देते हैं, और ड्रिल करके ये जो नर्व ऊपर गई हैं इस नर्व का कनेक्शन काट देते हैं। कनेक्शन काटने की वजह से क्या होगा? फिर ऊपर नर्व सप्लाई बंद हो गई, ये एकदम पत्थर का हो गया। अब इसको तोड़ो मरोड़ो कुछ करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। दैट इज कॉल्ड रूट कैनाल। RCT में यही तो करते हैं रूट कैनाल में, है ना। और भर के अंदर ये नर्व्स जो जहां जगह खाली होती वहां सब मसाला भर के एकदम सॉलिड कर देते हैं। ऊपर से क्राउन की जगह कैपिंग कर देते हैं ताकि एकदम शेप बराबर रहे, दांत बचा रहे, राइट। तो इस तरीके का भैया दांत होता है ना, इस तरीके से बेसिकली दांत होता है। तो दांत में, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? मैंने कहा ना डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारे जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक। टूथ क्या है? कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्ट्रक्चर होते हैं। क्राउन होता है, क्राउन ये क्या करता है? टूथ को प्रोटेक्ट करता है सबसे ऊपर की तरफ, इनेमल का बना हार्ड मटेरियल होता है। नेक ये ज्वाइंट होता है क्राउन और रूट से। नेक क्या करेगा? क्राउन को और रूट को जोड़ने का काम करेगा। रूट क्या है? पार्ट होता है टीथ का जो जा के अंदर, जो जाज है, जो सॉकेट है उसके अंदर फिट रहता है। यानी ये जो रूट दिख रही है तुमको, ये जो रूट है ये तुम्हारे सॉकेट में है ना, जो तुम्हारे जबड़े हैं, जबड़ों में इतना दांत धसा हुआ होता है। तो कहते हैं ना जितना दांत दिखता है उससे कहीं ज्यादा दांत अंदर होता है, इसीलिए तो दांत मजबूत होता है, ठीक। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दांत के प्रकार देखो, है ना। अपने दांतों के बारे में देखो कि जो तुम्हारी 32 वो किस प्रकार की है। तो टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन, एक होते हैं थीकोडोंट। क्या होते हैं? थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब ये होता है जो दांत हैं वो आपके जबड़े के सॉकेट में है। दांत कहां है? जबड़े सॉकेट हैं, है ना, सॉकेट। जैसे
भाई बोर्ड में सॉकेट होता है, उसमें प्लग लगाते हो, उसी तरीके से जो जबड़े हैं वो सॉकेट का काम करते हैं, उसके अंदर दांत फिट रहते हैं। ऐसे दांतों को, और ये ह्यूमंस में पाए जाते हैं, इसीलिए ह्यूमंस टीथ को थीकोडोंट बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? थीकोडोंट बोलते हैं। ठीक है। और ह्यूमन के टीथ कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट क्यों होते भाई? हेट्रोडोंट क्यों होते हैं? क्योंकि ह्यूमन में दांत एक जैसे नहीं होते हैं। क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब वेरियस टाइप ऑफ टीथ, वेरियस टाइप ऑफ टीथ होते हैं। जैसे जैसे ना, याद रखने के लिए याद रखो, ICPAM, ये तुम्हारे दांत का अरेंजमेंट होता है। ICPM, IC क्या होता है? इंसीजर, है ना, यानी ये कैंची की तरह काटता है। ठीक। और ये क्या है? कैनाइन। कैनाइन क्या है? फाड़ने का काम करता है। प्रीमोलर, प्रीमोलर और मोलर, ये चबाने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। तो याद रखने का दांतों का तरीका, तुम्हारे दांतों का अरेंजमेंट कैसे है? ICPM, इस तरीके से तुम्हारे दांत होते हैं। ICPM। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हेट्रोडोंट मतलब वेरियस टाइप ऑफ टीथ, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी ICPM। ठीक है, इसको हेट्रोडोंट बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद आते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट, ह्यूमंस में दांत दो बार निकलते हैं, द्विदंतीय होते हैं। पहले मिल्क टीथ निकलते हैं और फिर परमानेंट टीथ निकलते हैं। ह्यूमन में कैसे दांत होते हैं? डाइफायोडोंट, यानी दो बार निकलने वाला जीव होता है। दो बार दांत निकलते हैं ह्यूमंस में जब बच्चे रहते हैं, है ना। 15-16 साल, 17-16 साल तक तो भाई मिल्क टीथ ही रहते हैं, कुछ टूटते जाते हैं और कुछ बनते, परमानेंट निकलते जाते हैं। ठीक है, तो ये डाइफायोडोंट। दूसरा होता है ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट में ऐसे दांत कहा जाता है जो दांत में कस्प होता है। कस्प मतलब, कस्प मतलब कप शेप्ड। क्या है? कप। ये कप टाइप का होता है दांतों में, जिससे पीसने में मदद मिलती है। तो जो मोलर टीथ होते हैं उनको ब्यूनोडोंट बोलते हैं। मोलर और प्रीमोलर टीथ में क्या होते हैं? कप्स होते हैं। इसीलिए ये पीसने में छोटा छोटा। तभी कभी भी देखो जैसे गन्ना वगैरह खाते हो, कोई कड़ी चीज खाते हो, तो नोचने का काम आगे से, है ना। और कड़ी चीज होती है तो आगे से नहीं तोड़ते हो, कैनाइन से। कैनाइन शार्प होते हैं, है ना। जैसे आजकल ठंडी का टाइम है, तो ये जो गुड़ और लैया मिला के बांध दिए जाते हैं, रामदाना मिला के, तिल मिला के लड्डू जो मिलते हैं ना, तो देखते हो कि जो तिल वगैरह के लड्डू होते हैं टाइट होते हैं। कभी आगे वाले दांत से तोड़ने की कोशिश करो तो ज्यादा मेहनत लगेगी। हम क्या करते हैं? साइड वाले, क्योंकि साइड वाले जो दांत होते हैं वो चूहे की तरह नुकीले होते हैं, इसीलिए उस दांत से तोड़ना चीजें ज्यादा आसान होता है, काटना ज्यादा आसान होता है ना। तो कैनाइन से काटना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये बात रही भाई। ठीक, ये बात रही। अब बात करते का है कि पहली चीज, जिस सॉरी डाइफायोडोंट की, है ना, दांत दुई बार निकलते हैं। डाइफायोडोंट, इसमें एक प्राइमरी डेंटिशन होता है, प्राइमरी डेंटिशन जिसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, और दूसरे होते हैं परमानेंट, है ना। परमानेंट जो मिल्क टीथ हैं वो कितने होते हैं? 20। मिल्क टीथ तुम्हारे कितने हैं भाई? टोटल 20 होते हैं। ये दो बार निकलते हैं ना, ये 20 दांत दो बार निकलते हैं। और एक बार निकलने वाले दांत कितने हैं भाई? टोटल 32 होते हैं ना। तो जो 12 दांत हैं वो सिर्फ एक बार निकलते हैं, क्योंकि ये टूटते नहीं। और जो 20 दांत दूध के होते हैं टूट के परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें से देख लेते हैं। चीजों को समझ लो, घर में छोटे बच्चे हो तो बता सकते हो, है ना, और तुम्हारी नॉलेज के लिए भी। भाई तुम्हारा वो क्या है? सीक्वेंस ICPMM, है ना। तो इंसीजर 2 हो गए, कैनाइन 1 हो गया, प्रीमोलर एक भी नहीं निकलते,
मोलर यूजुअली 3 होते हैं और सिर्फ 2 निकलते हैं। क्या निकलते हैं? सिर्फ 2। ये क्या है? ध्यान से देखो, ये तुम्हारा जबड़ा है। इस जबड़े को हमने इस तरीके से कर दिया, तो यहां पर 2 दांत, दो दांत तुम्हारे काहिज बना दे जो समझ में आ जाए। ये 2 दांत क्या हो गए? इंसीजर हो गए। ठीक है, इंसीजर हो गए। उसके बाद ये एक दांत तुम्हारा कैनाइन हो गया। क्या हो गया? एक दांत कैनाइन हो गया। प्रीमोलर की जगह छूट जाती है, यहां पे प्रीमोलर है, जगह छूटी है। पीछे की तरफ 2 मोलर टीथ निकलते हैं। ठीक है, कितने निकले? 2 मोलर टीथ निकले। तो कितने हो गए भाई? 3 2 5, यानी इधर 5 निकले, इधर 5 निकले, इधर 5 निकले, इधर 5। ये ऊपर वाला जो है वो अपर जॉ है, नीचे वाला लोअर जॉ। भाई दांत ऊपर भी निकलते हैं और नीचे भी निकलते हैं। तो अपर जॉ में 10 हो गए, 5 5 10, और नीचे वाले में 5 5 10। तो जो रेशियो बताया जाता ना, ये 1/4 है। ये क्या है? IC। अब ये प्रीमोलर 0 हो गए और मोलर 3 निकलते हैं, तो कितने निकले? खाली 2 निकले, खाली 2 निकले। एक जो मोलर और होता है वो निकलता है कब? कभी कभी निकलता है 25-26 साल में, जिसको बोलते हैं ना अकल दाढ़, बोलते हैं ना अकल दाढ़, सुना नाम ना? तो वही मोलर टीथ है। ठीक है, तो ये जो दांत हैं ये दूध के हैं। तो ये 20 दांत दूध के हुए। तो कितने हुए? इंसीजर में 2 हो गए भाई। इंसीजर तुम्हारे कितने? 2 हो गए। कैनाइन 1 हो गया, प्रीमोलर 0 हो गया, और मोलर में 2 हो गए। मोलर में तो 2 1 3 2 5 है ना? एक तो 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, टोटल दूध के दांत कितने हुए? टोटल 20। बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? दूध के दांत कितने हुए? 20। अब भाई इसमें अपसेंट क्या क्या है अगर देखा जाए, अपसेंट कितने दांत अपसेंट हैं उसके बारे में भी डिस्कस किया जाए। कितने दांत अपसेंट हैं? तो ध्यान से देखो, एक दांत यहां का अपसेंट है, एक दांत ये अपसेंट हो गया, है ना? और एक दांत ये अपसेंट हो गया। और मोलर और प्री मोलर की अगर बात किया जाए, प्री मोलर की बात किया जाए, तो दुई दुई दांत यहां पे, प्री मोलर दुई दांत यहां पे, है ना? यानी 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, यानी टोटल कितने? 12 दांत अपसेंट है। 12 दांत अपसेंट है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो भाई दूध के दांत कितने? दूध के दांत 20। कितने? 20। कैसे? 2 इंसीजर, 1 कैनाइन और 2 मोलर। अपसेंट क्या है? 1 मोलर अपसेंट है, 2 प्री मोलर अपसेंट है, यानी 1/4 में 3 दांत अपसेंट है। तो 3 इधर, 3 इधर, कितने? 6 हो गए। 3 इधर, 6 3 9, तो 3 इधर, कितने हो गए? 12, यानी 12 दांत अपसेंट है। दूध के 20 प्रेजेंट है। दोनों को जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल 32। बताओ, दांतों का हिसाब किताब समझ में आया तुमको कि नहीं? दांतों का हिसाब किताब समझ में आवा कि नहीं? मिराज, अरुण, दूध के कितने दांत, परमानेंट कितने टीथ? क्लियर है पॉइंट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो भाई डेसिडुअस मतलब दूध के दांत कितने? 20। मोनोफायोडांट यानी ये जो 12 दांत हैं ये सिर्फ एक बार निकलते हैं। ठीक, बहुत अच्छे से, जो 12 दांत हैं ये सिर्फ एक बार निकलते हैं। क्लियर पॉइंट? चलो भाई, फिर बात करते हैं हेट्रोडोंट की। काहे की? हेट्रोडोंट की। काहे की? हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब वेरियस तरीके के तीत, है ना?
देखो अलग अलग तरीके के टीथ निकलते हैं हमारे में, अलग अलग तरीके के ये टीथ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक, एक जैसे नहीं है, सारे अलग अलग शेप एंड साइज, सबके अलग अलग काम है। पीछे वाले दांतों में तुम देखोगे, ये देखो कस्प है, पीछे वाले दांते, तुम अपने भी दांत देखोगे ना शीशे से, या मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करना और उससे फोटो लेना, तो पीछे के जो दांत हैं वो थोड़ा सा इस तरीके से उभरे हुए, इस तरीके से कप साइज शेप उसमें तुमको देखने को मिलेगा। क्लियर? ठीक है, चलो भाई, अब क्या है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट हमने कहा ना वेरियस तरह, जैसे इंसीजर, सबसे पहले दो इंसीजर होते हैं, यहां पर दो इंसीजर इधर और दो इंसीजर इधर, यानी जब बत्तीसी करते हो ना, जो आगे घिसते हो है, जब आगे घिसते हो तो ये जो चार दांत हैं इस पे ब्रश सबसे ज्यादा चलता है। शुरू में ध्यान से कभी देखना तुम शीशे में, जब ऐसे करते ना तो ये चार दांत, चार दांत के बगल में एक एक दांत, जो बगल वाला एक एक दांत है वो नुकीला ज्यादा होगा, जैसे चूहे के दांत होते हैं ना, वो हमेशा उस तरीके से, जो चूहे के दांत हैं वो हमेशा उस तरह के दिखेंगे। तो ये जो सामने के जो चार दांत हैं ये इंसीजर हैं, ये काटने के लिए होते हैं। काहे के? काटने के लिए। जैसे कभी गन्ना, शुगर केन चूते ना, तो ऐसे ही है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो ऐसे ही नोचते हैं, करते कि नहीं करते, है ना। तो ये चार दांत हैं, ये इंसीजर हैं, और दो दांत उसी इंसीजर के बगल में, है ना, वो क्या है, वो कैनाइन दांत होते हैं। कैनाइन दांत होते हैं, जो फूड बहुत ज्यादा हार्ड होता है उसको खींचने में मदद करते हैं, है ना। यानी कैनाइन ऑल्सो द कैप्सिट, ये ग्रिप बनाते हैं फूड को टियर यानी फाड़ने में, ग्रिप बनाते हैं किसमें, टूथ को फाड़ने में मदद करते हैं। ठीक, क्लियर? इस तरीके से देखो, है ना, दिख रहा है ना दांत तुमको। उसके बाद बात करें भाई, प्रीमोलर होते हैं। प्रीमोलर काहे के लिए? फूड को क्रश करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, और मोलर टीथ खाली ग्राइंडिंग के लिए होते हैं, जो सबसे पीछे की तरफ होते हैं। मोलर की संख्या कोई पूछे तो कितनी है? 12। 12 अकेले मोलर टीथ होते हैं, 12 अकेले मोलर टीथ होते हैं। कैसे? ध्यान से देखो, जो मोलर हैं, हमने क्या कहा, ये दो तो शुरू में निकल आते हैं और एक लास्ट वाला सबसे बाद में, उसी तरीके से दो शुरू में निकल आते हैं, लास्ट वाला सबसे बाद में। ठीक, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। तो भाई 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, कितने हो गए? 3 चौक 12, है ना। तो 12 होते हैं मोलर टीथ। वहीं अगर प्री मोलर की बात किया जाए तो भाई दो यहां पे, दो यहां पे, दो यहां पे, दो यहां पे, है ना। तो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, कितने हो गए? 8। प्री मोलर कितने हैं? 8। इस हिसाब से यस, है ना। अब डेंटल फार्मूला निकालना है तुमको। क्या निकालना है? डेंटल फार्मूला, है ना। तो डेंटल फार्मूला के लिए देखो, सिंपल सी बात तुमको बताऊं मैं, डेंटल फार्मूला एडल्ट और दोनों का होता है। अभी देखो तुम खुद ही बता दोगे। एडल्ट का डेंटल फार्मूला तुमको पता है, ICPM, ICPM लिखना है। तो बताओ एडल्ट्स में कितने होंगे? इंसीजर कितने? इंसीजर कितने? 1/4 में इंसीजर कितने होंगे? 2। ठीक, कैनाइन हमने कहा ना एक तरफ में 2, और कैनाइन कितने? 1। प्रीमोलर कितने? 2। मोलर कितने? 3, है ना। मोलर कितने? 3। क्लियर है? तो उसी तरीके से नीचे भाई कितने हो गए? उसी तरीके से नीचे इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर, बताओ। ठीक, ये कितने का हिसाब किताब है? ये इसका और इसका है, ये वाला इसका है और ये नीचे वाला इसका है। उसी तरीके से इधर भी होंगे। अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो 21-23/21-23, 21-23/21-23 किसका होगा? एडल्ट का। क्लियर है?
कोई डाउट हो तो बताओ भाई। एडल्ट का फॉर्मूला तुम्हें पता है 21/21/23 ठीक। अब वहीं पे बच्चे का, अब चाइल्ड का पूछा जाए, है ना, तो फॉर्मूला हमको पता है भाई, ICPM ठीक। बताओ इंसीजर बच्चों में कितने होंगे, तो इंसीजर जितने बड़े में है उतने ही छोटे में, कोई फर्क नहीं। कितने भाई 2 ठीक है। कैनाइन कितने, कैनाइन जितने बड़े में उतने छोटे में, कोई फर्क नहीं ठीक। प्रीमोलर कितने, तो प्रीमोलर अब्सेंट होते हैं। प्रीमोलर कितने, प्रीमोलर अब्सेंट हैं। मोलर कितने, बड़ों में 3 होते हैं, छोटे में 2 हैं ठीक। फिर ठीक नीचे ले आओ, इंसीजर कितने, जितने बड़े में उतने छोटे में। कैनाइन कितने, जितने बड़े में उतने छोटे में। प्रीमोलर 0 होते हैं। मोलर कितने, बड़ों में 3 होते हैं, इसमें 1 घटाए दो, तो 21/02 21/02। बताओ भाई, क्लियर है? वही चीज यहां पर है, देख लो भाई। भाई हाफ अपर जा, हाफ अपर जा क्या है, ICPM। हाफ लोअर जा ICPM। 21/23 21/23 कितने हो गए, 8 × 2, 8 दूनी भाई ये 8 है ना, तो ये हाफ है। और हाफ फुल अपर भाई ये कितना, देखो ध्यान से, इस एरिया का ICM है, इस एरिया का, खाली सिर्फ इस एरिया का काउंट करें तो ICPM है ना। और ये नीचे वाले का, इस एरिया का काउंट कर लो, सिर्फ इस एरिया का ICPM है। बताओ कोई डाउट हो तो बता दो है। बच्चों और बड़ों के दांतों में कोई कंफ्यूजन, डेंटल फार्मूला में कई बार तुम्हारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई एडल्ट का डेंटल फार्मूला बताओ और चाइल्ड का डेंटल फार्मूला बताओ ठीक। अरेंजमेंट क्या होते हैं, मोलर टीथ कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, इंसीजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं। 100% क्लियर हो गया ठीक, क्लियर है ठीक। रेस्ट, इसके बाद दांत आ गया। दांत के बाद हम टंग पे आएंगे, जबान पे, जहां पे टेस्ट बड्स वगैरह के बारे में बात होगी। दांत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग परसों। कल है साल का आखिरी दिन, तो कल रहेगी छुट्टी और परसों हम लोगों की क्लास होगी। हो सकता है परसों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो। बहुत सारे बच्चे हैं थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे पहले से हैं, उनको पढ़ाई का तरीका नहीं पता है। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आंसर किस तरीके से लिखेंगे, इसके बारे में डिस्कशन नए साल की शुरुआत में हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गूगल मीट पे होगी। टाइमिंग यही रहेगी, हम आपको पूरी तरह से इन्फॉर्म कर देंगे ठीक है। 1 तारीख को, कल नए साल का आखिरी, पुराने साल का आखिरी दिन है, इसलिए छुट्टी रहेगी। बाकी मीनवाइल तुम पढ़ते रहो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में, असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। क्लियर, पढ़ते रहो भाई। कैसे होगा, गूगल मीट से होगा बेटा। गूगल मीट का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप से तुम लोग जुड़ जाना, जैसे ही गूगल मीट पे क्लिक करोगे तुम जुड़ जाओगे। क्लियर, तो बाकी पुराने बच्चों ने कई बार, एक बार किया भी है, बाकी तुम लोग भी। मैं महीने, 1 महीने 1.5 महीने में एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती जो बच्चे बोलना चाहते नहीं बोल पाते हैं ठीक है ना। फोन पे तो सामने, आमने सामने बैठ के बातें हो जाएंगी, तो कैसे पढ़ना है, जो डाउट तुम्हारे दिमाग में, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ठीक। यस विशाल पाठक, ये एप्लीकेशन पे जो ग्रुप है उस पर अपना नंबर डाल दो, ऐड कर दिए जाओगे। यस कपिल, टेस्ट भी लिया जाएगा, पहले तैयार तो हो जाओ, टेस्ट ले लूं, कुछ लिखो ना तो उससे कोई फायदा नहीं ना ठीक है। सब कुछ लिया जाएगा, टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा। चलो भाई बाय, मिलते हैं 1 तारीख को विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।